आयुर्वेद क्यों अपनाना चाहिए? आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद जो है सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इस पर भी बात करते हैं किस तरह से एलोपैथ ने आयुर्वेद की जो हमारी विरासत थी, जो हमें शक्ति और ये था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। पुराने समय में आयुर्वेद में सर्जरीज होती थी और बड़ी सर्जरी होती थी। सबसे पहला जो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में वर्णन किया। क्या आयुर्वेद में भी दवाइयाँ लेते रहनी पड़ती है तब शुगर या ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, या आप लोगों के पास शुगर और ब्लड प्रेशर का भी इलाज है? हमारा फोकस ज़्यादा शुगर पे दवा देकर शुगर कंट्रोल करने पे नहीं रहता। हमारा फोकस रहता है डायबिटीज़ रिवर्सल पे। आजकल आप सुनेंगे तो भाई हर व्यक्ति के क्या तो फैटी लीवर है, खाना उसका मतलब उसको गैस बन रहा है या मोशन नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या कारण क्या है? ज़्यादा मात्रा में जो हम लोग तेल वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें खा रहे हैं या ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, इससे भी फैटी लीवर होता है। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आराम वाला जीवन है, हम लोग व्यायाम नहीं कर रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, रात में देर से भोजन कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से भी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना हो, कैसे आदमी स्वस्थ रहे, कैसे लंबे जीवन? हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ नहीं रही है जितना हम खा रहे हैं, लेकिन स्वाद में जो हमारे भारतीय व्यंजन हैं वो कार्बोहाइड्रेट वाले ही चीज़ें थोड़ा स्वादिष्ट ज़्यादा लगती हैं। हम लोग की आदत में आ गया है, तो हम लोग को खाते ज़्यादा हैं। जो गेहूं है, देखिए ये तो आया है विदेश से, और जब से आए हैं तब से लोगों का गैस का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, शुगर हो गया। रोटी जो हम लोग आज से 3 पुश्त पहले, 3 जनरेशन पहले जो खाई जाती थी, हम लोग खाते थे ज्वार की, बाजरा की रोटी, मकई की रोटी, इस तरह के जो अनाज हैं ये हम ज़्यादा खाते थे, इसकी ही रोटी खाई जाती थी। आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या स्वस्थ रहने के लिए कौन सा रूटीन या दिनचर्या हम लोग अपनाएं? या कई लोगों का कहना है कि भाई वॉक करने से ज़्यादा फायदेमंद आपका योगा है। देखिए, योग जो है, योग में भी बहुत सारी विधाएं हैं। अगर हम देखेंगे, स्वामी रामदेव जी पतंजलि में दिखाते हैं रोज़ यौगिक जॉगिंग। आप एक जगह खड़े होकर भी जॉगिंग करते हैं। बीमारी जो बड़े भारत में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और महामारी के रूप लेने वाली है, वो है कैंसर। कैंसर का इलाज आयुर्वेद में उपलब्ध है, लेकिन नमस्कार, सोशल संवाद और हेल्थ संवाद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आयुर्वेद के डॉक्टर और पतंजलि जाने माने जो लंबे समय से आयुर्वेद पर काम कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब से आज तमाम सारी चीज़ें वो जानेंगे जो आजकल देख रहे हैं कि आयुर्वेद फिर से हमारे देश में एक समय तक, हालांकि हमारी समाज के, हमारे देश के लिए बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है इलाज के को लेकर, लेकिन इधर जो एलोपैथिक का दौर हुआ तो हम आयुर्वेद को भूल गए थे, लेकिन फिर से आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास जगह है। और ये देखा जा रहा है तमाम ऐसे डॉक्टर और जगह जगहों पर चीज़ें ऐसी व्यवस्था खुल गई हैं कि आयुर्वेद उन लाइलाज बीमारी जो एलोपैथ में नहीं होता उसको भी ठीक कर रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष डोंडिया जी हैं जो पतंजलि में यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, देश के अलग अलग आयुर्वेदिक संस्थानों के साथ सर ने काम किया है। तो हम आयुर्वेद पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेद का इलाज होता है और कितना सटीक है, आयुर्वेद को क्यों हमें अपनाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर, समय देने के लिए स्वागत है, आपको आभार। धन्यवाद शशिभूषण जी। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बड़े लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। पिछले बार जब डेंगू का शहर में प्रकोप हुआ था तब आपसे हम मिले थे कि भाई हर तरफ डेंगू के, तो उस समय आपने कई उपाय हमें बताया था कि भाई इस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है, अगर हो जाता है तो क्या क्या हम करें। मेरा पहला सवाल सर, आयुर्वेद क्यों अपनाना चाहिए? आयुर्वेद की प्रक्रिया क्या बीमार हो जाने पर, बीमारी होने के पहले की प्रक्रिया है स्वस्थ रहने के लिए? देखिए, मैं कई लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि भाई आयुर्वेद जो है आपको स्वस्थ रखेगा, बीमार जब हो जाइए तब से पहले अगर अपनाएंगे तो आपके लिए स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी है। आप आयुर्वेद को किस तरीके से देखते हैं? आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद जो है सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये एक जीवन शैली है। और इसको चिकित्सा पद्धति सिर्फ रोगियों के लिए वो चिकित्सा पद्धति है। अदरवाइज़ इसको अगर देखें हम तो आयुर्वेद के बारे में वर्णन जो मिलता है आज से 1000 साल पहले भी अगर हम पुस्तकों में देखें तो आयुर्वेद में जो उसका उद्देश्य था कि आयुर्वेद के चिकित्सा शास्त्र बनाया क्यों गया, तो उसमें बताया गया प्रयोजनम च अस्य, इसका उद्देश्य क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, पहली लाइन है उसकी, स्वस्थस्य मतलब स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये प्रथम उद्देश्य है। दूसरा लाइन इसमें है आतुरस विकार प्रशमनम च, आतुर मतलब रोगी को संस्कृत में आतुर कहते हैं,
तो आतुर मतलब जो रोगी हैं उनके विकार, उनकी बीमारियों का शमन करना। तो पहला उद्देश्य आयुर्वेद का स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना है। मतलब हमारी जीवन शैली, हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती हैं, इस सब को अगर हम अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने खान पान को सुधारें, उसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है और पूरा एक जीवन विज्ञान है आयुर्वेद, सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं है। जी, चिकित्सा विज्ञान एक उसका पार्ट है। जी, चिकित्सा उसका एक पार्ट है। तो आयुर्वेद का वर्णन हमारा कहा जाता है कि वेद जब हुआ था उसके हिसाब से शुरुआत हो गई थी, और मुझे लगता है अपने देश या दुनिया का सबसे पहला मतलब प्रथम एक कह सकते हैं इलाज पद्धति है, जिससे पहले भी। जी, अथर्ववेद में सर्वप्रथम आयुर्वेद का वर्णन मिला है और वहाँ से ही फिर आयुर्वेद की बाद में बहुत सारे और मनीषी हुए जो आयुर्वेद के, उन्होंने बहुत सारी आयुर्वेद पुस्तकें लिखी और इस तरह से ज्ञान बढ़ा है इसका। तो और भारत की ये प्रथम चिकित्सा पद्धति है भी, इसलिए इसको भारतीय चिकित्सा पद्धति भी कहा जाता है। और पहला वर्णन चूँकि अथर्ववेद में मिलता है, वहीं से फिर आयुर्वेद का प्रारंभ हुआ है। जी, मेरा कहना है कि सर हम लगातार सोशल मीडियाज़ में आजकल तो इसलिए कि इतना प्रचार हो गया सोशल मीडियाज़ के ज़माने, राजीव दीक्षित जिनको लोग आज भी बहुत सुनते हैं और जानते हैं, वो कई उपाय बताते हैं। वो जो चीज़ें बताते हैं उसको आप लोग किस तरीके से, वो हर चीज़ की ये बताते हैं कि भाई देखिए, वो हालांकि इस पर भी बात करते हैं किस तरह से एलोपैथ ने आयुर्वेद की जो हमारी विरासत थी, जो हमें शक्ति और ये था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो आप किस तरीके से? देखिए, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का अपना अपना महत्व है। एलोपैथ नो डाउट आज के समय में, चूँकि आयुर्वेद में इमरजेंसी मैनेजमेंट इतना अभी तक नहीं है अच्छा। कारण उसका रहता है, देखिए कि पहले आयुर्वेद बहुत विकसित था। पुराने समय में आयुर्वेद में सर्जरीज होती थी और बड़ी सर्जरी होती थी। सबसे पहला जो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में वर्णन किया। आज भी प्लास्टिक सर्जरी में जो स्किन का ग्राफ्टिंग होती है, ये सब चीज़ें वो सब उसी से ली गई हैं और आज भी कहीं ना कहीं फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत को कहा जाता है। आप देखेंगे भारत नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी सर्जरी डिपार्टमेंट में आचार्य सुश्रुत की फ़ोटो आपको बड़े बड़े सर्जरी के जो डिपार्टमेंट्स हैं एलोपैथ के, उसमें भी मिलेंगी। तो पहले बहुत विकसित था। ब्रेन की सर्जरी होती थी आयुर्वेद में, बहुत पुरानी संहिताओं में वर्णन मिलता है कैसे किडनी स्टोन की सर्जरी होती थी, कहीं इंटेस्टाइन में अगर कुछ घाव है इंटेस्टाइन की सर्जरी मिलती थी, और अलग अलग तरह की सर्जरीज बहुत पुराने समय में वर्णन की जाती थी। लेकिन एक दौर आया जब सम्राट अशोक का समय आया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अहिंसा को बढ़ावा दिया। उस समय चूँकि ये भारत की चिकित्सा पद्धति थी, तो सम्राट अशोक ने हर तरह की सर्जरी को बैन कर दिया। तो जब तक किसी भी पद्धति को, किसी भी ज्ञान को राजाश्रय नहीं मिलेगा, तो वो निश्चित रूप से वो पिछड़ जाएगी। तो चूँकि सर्जरी बैन हो गई भारत में, और जितने भी भारतीय जो आयुर्वेद चिकित्सक थे जो सर्जरी करते थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो सर्जरी में पिछड़ गया। और इमरजेंसी मैनेजमेंट में जहाँ भी सुई लगनी है, इंजेक्शन लगना है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सब पे ही बैन हो गया। एक सुई लगाना भी हिंसा माना जाता था। तो इस कारण से उस समय आयुर्वेद का बहुत पतन हुआ और फिर धीरे धीरे आयुर्वेद विकसित हुआ। आज बहुत सारे चीज़ों में हम लोग क्विक रिलीफ दे रहे हैं और बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत जी बहुत मुझे लगता है कि हर शहर में इस तरह के सेंटर्स हो गए हैं कि जहाँ पर आप जाके कम से कम दवाइयाँ ले सकते हैं, डॉक्टर्स बैठने लगे हैं और बड़े हॉस्पिटल्स भी आ गए हैं। पतंजलि इस समय रिसर्च पे 600 करोड़ रुपए सालाना, जो मुझे जानकारी है, खर्च कर रहा है। सिर्फ रिसर्च पे इतना खर्च करता है 600 करोड़ रुपए। और बाकी अगर कहें तो पतंजलि में ही करीब 2000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं ऐसे जहाँ पे आप चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क परामर्श लिया जाता है। मैं भी अभी यहाँ साक्षी पतंजलि में जमशेदपुर में गत 19 वर्षों से यहाँ चिकित्सा सेवा दे रहा हूँ। और शायद ही कभी कोई ऐसा दिन रहता हो जिस दिन कम से कम 100 रोगी मैंने न देखे हों। तो आयुर्वेद में भी काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा है और अब इसमें चूँकि नई नई दवाएं और नई नई खोज के बाद हम लोग भी क्विक थोड़ा कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी हर पद्धति का अपना एक महत्व है और मैं नहीं कहना चाहूँगा कि हाँ एलोपैथ खराब है या आयुर्वेद अच्छा है, पर हाँ क्रॉनिक डिजीज़ में जहाँ पुरानी बीमारियाँ हैं, लंबे समय चलने वाला ट्रीटमेंट है, इसमें आयुर्वेद का नो डाउट बहुत अच्छा रोल है। और ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज़ में जिसमें इलाज लंबा चलता है, उसके लिए अगर आयुर्वेद का सहारा लिया जाए तो वो ज़्यादा उचित होगा, बहुत ही ज़्यादा उचित होगा। और तब हम बीमारियों पर, आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, हर व्यक्ति में 2-3 चीज़ों को कहता है कि भाई बचाव कर लो। एक तो सबसे बड़ा शुगर है और फिर ब्लड प्रेशर, इसकी बातें आती है। शुगर जो है, जो रेशियो है, कहा जा रहा है कि हर 10 आदमी में आजकल जो है, हालांकि आंकड़े तो नहीं, कोई बोलते हैं 5 या 6 लोगों को तो होना ही होना है। आप लोग
आयुर्वेद में शुगर का क्या इलाज संभव है, या जैसे एलोपैथ में कहा जाता है कि भाई शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आप दवाई लो, पूरी ज़िंदगी लेना है, आपको छोड़ना नहीं है, तो क्या आयुर्वेद में भी दवाइयाँ लेते रहनी पड़ती है तब शुगर या ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, या आप लोगों के पास शुगर और ब्लड प्रेशर का भी इलाज है? जी, शुगर जो डायबिटीज़ है, मधुमेह जिसे कहते हैं हम आयुर्वेद में, तो ये रोग बहुत पुराने समय से सबको होता रहा है, बहुत लोगों को हुआ है। अब भारत को धीरे धीरे इतने भारत में रोगी हो गए हैं कि भारत को विश्व का राजधानी कहा जाता है डायबिटीज़ के लिए। अभी जो आंकड़े हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, वो ये बोलते हैं कि करीब 11.5% आबादी को भारत में डायबिटीज़ है, और लगभग इसके आधे लोग प्री डायबिटीज़ हैं, मतलब उनको भी डायबिटीज़ होने की तैयारी है। तो लगभग 11.5% अगर हम देखें तो भारत की इतनी ज़्यादा आबादी है, तो ये बहुत बड़ी आबादी है जिनको डायबिटीज़ हो चुका है। तो इसमें आयुर्वेद में हम लोग आयुर्वेद में दवा से कंट्रोल तो करते हैं शुगर, वो तो चलिए एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर किसी का शुगर बहुत बड़ा है तो कुछ दवाओं देके कंट्रोल करते हैं, पर हमारा फोकस ज़्यादा शुगर पे दवा देकर शुगर कंट्रोल करने पे नहीं रहता। हमारा फोकस रहता है डायबिटीज़ रिवर्सल पे। और आयुर्वेद में रिवर्सल क्या है? डायबिटीज़ रिवर्सल, देखिए डायबिटीज़ मुख्यतः दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 ऐसा डायबिटीज़ है जिसमें शरीर में इंसुलिन बनना काफ़ी कम हो जाता है, पैंक्रियाज जो हमारी ग्रंथि है वो इंसुलिन बनाती है, तो जब इंसुलिन नहीं बनता है तब टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। या और बहुत सारे ऐसे रोग हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, इनके चलते भी टाइप 1 हो जाता है। सामान्यतः जो ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज से इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, सिर्फ वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसे बोल देते हैं कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हाई हो गया, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है अगर हम हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिर से नॉर्मलाइज कर दें, इंसुलिन फिर से ठीक से काम करने लगे, तो डायबिटीज़ रिवर्स होता है। और ये हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत रोगी यहाँ भी आपके शहर में, यहाँ पे हम लोगों ने डायबिटीज़ रिवर्सल किया है और लगातार इसी प्रक्रिया में हम लोग तरीके से वो ठीक हो जाता है जी। बहुत सारे रोगी ठीक हो रहे हैं और दवाई लेना छोड़ देता है। दवाई बहुत सारे रोगियों की छूटी है और बहुत सारे लोगों की छूट रही है, दवा की मात्रा योग्य के माध्यम से, इसलिए योगा या आयुर्वेद दोनों एक ही चीज़ है, उसी की वजह से लाइफस्टाइल पे ही फोकस करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि पहले तो डाइट देखते हैं पेशेंट की, डायबिटीज़ हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा कारण हो रहा है जो हमने आधुनिकता आई, जो हमारे मशीनी युग है, अभी ये मशीन से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके कारण डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा। और साथ में हमारा जो खान पान में परिवर्तन आया, तो सबसे पहले खान पान सुधारते हैं। जैसे हम बार बार खाते हैं, स्नैकिंग की जो ट्रेडिशन आ गया है, कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई 3-3 घंटे में खाओ, तो क्या बार बार खाना हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए? डायबिटीज़ के संदर्भ में देखें या सामान्य व्यक्ति के लिए भी है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी, तो दिन में 3 बार से ज़्यादा का भोजन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? चूँकि जब हम कुछ भी खाते हैं, थोड़ी मात्रा में खाएं या ज़्यादा मात्रा में, हम जब भी कुछ खाएंगे तो हमारे पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है। तो एक बड़ी मात्रा में इंसुलिन पैंक्रियाज सिक्रीट करता है और वो सिक्रीशन धीरे धीरे कम होते होते लगभग 5 घंटे लगते हैं, एक जो मिनिमम लेवल पे आ जाता है, जो मिनिमम लेवल पे सिक्रीशन हमेशा चालू रहता है। तो 5 घंटे के दौरान अगर हमने फिर से कुछ खाया तो फिर से पैंक्रियाज नया इंसुलिन सिक्रीट करेगा। तो ये बार बार जो इंसुलिन सिक्रीशन की प्रक्रिया है, अगर ये ओवरलैप होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एक निश्चित गैप बनाना चाहिए, एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 5 घंटे का गैप जरूरी है। नहीं तो 5 घंटे के गैप ज़रूरी है। तो मतलब जो बीच में हम कभी चाय हो गया, कोई बिस्किट आ गया, कभी क्या ये भी लेना एकदम नहीं लेना चाहिए? देखिए, जो चाय में अगर हम कहें तो ग्रीन टी एक ऐसी वस्तु है जिसमें कि पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता, पर ग्रीन टी में भी हम लोग कभी कुछ शहद डाल देते हैं, कभी कुछ और चीज़ें, तो फिर उसमें इंसुलिन सिक्रीशन होता है। दूध वाली चाय? दूध वाली चाय ज़्यादा हानिकारक है ग्रीन टी से भी। पीना चाहिए कि नहीं? आप जब चाय को लेकर आपकी क्या है आयुर्वेद में कि चाय पी, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चाय तो एकदम बंद कर दीजिए। आपके हिसाब से चाय जो हम लोग भारत में पीते हैं वो दूध के साथ पत्ती को उबाल कर, वो तो बहुत हानिकारक है। चाय जहाँ से आई, विदेशों से आई, बहुत सारे देशों से, वहाँ आज भी बिना दूध के ही चाय पी जाती है। वो चाय तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक है। और अगर ग्रीन टी हम लोग पीते हैं तो उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे अच्छे तत्व भी हैं। ग्रीन टी बेसिकली है तो एक पत्ती ही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हर्ब्स के रूप में लेते हैं। अगर उसको उबाल के पीते हैं, जैसे हम काढ़ा बनाते हैं, तो ग्रीन टी नुकसान नहीं करेगी अगर संयमित मात्रा में दिन में 2 बार अगर ले रहे हैं। ज़्यादा लेने से वो भी एसिडिटी करती है। कम मात्रा में लेते हैं तो हानिकारक नहीं है। ग्रीन टी पीते हैं तब पैंक्रियाज इंसुलिन भी सिक्रीट नहीं करता। लेकिन अगर हमने दूध वाली चाय पी या चीनी वाली चाय पी तो वो निश्चित रूप से हानिकारक है। और भोजन के बीच में जो हमारा जो गैप है, जो बोल रहे हैं 5 घंटे से बीच में जो पी लेते हैं, वो ज़्यादा हानिकारक है। नहीं, अब सबकी आदत हो गई कि सुबह भी
उठो, ब्रश करो, सबसे पहले जो है आदमी चाय की तरफ, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसा, हालांकि बहुत सारे लोग छोड़, लेकिन यही एक नॉर्मल रूटीन है। आप क्या मान रहे हैं कि ये रूटीन गड़बड़ है और इसको जो है आप आने वाले समय में मुश्किल पैदा कर रहा है? जी, डायबिटीज़ का या वज़न बढ़ने का, हार्ट की बीमारियों का, फैटी लीवर का, बहुत सारी चीज़ों का कारण ये दूध वाली चाय भी बन रही है। चाय कोशिश करें छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पीना ही है तो सबसे अच्छा समय है कि नाश्ते के साथ पी लें, नाश्ते के तुरंत बाद पी लें, वो भी बिना दूध की हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो नाश्ते के साथ या नाश्ते के तुरंत बाद पी गई हुई चाय नुकसान नहीं करेगी। अगर हम अलग से चाय पी रहे हैं, जैसे लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, फिर उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद नाश्ता करते हैं, तो उसमें वो ज़्यादा हानि करेगी। तो इस तरह अगर हम चाय को नाश्ते के साथ पिएंगे और बिना दूध का, तो वो ठीक है, वो पिया जा सकता है। अभी हम लोग डायबिटीज़ पर डॉक्टर साहब बात की कि आयुर्वेद में आप लोग क्या करते हैं। आपने कहा कि भाई हम लोग रिवर्सल करने की कोशिश करते हैं, मतलब पुनः उस व्यक्ति को उस स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं जिसकी कमी है। दूसरी शहरों में सबसे बड़ी अगर बीमारी है, अगर आप पूछेंगे, जो लाइफ स्टाइल है आजकल, आप सुनेंगे तो भाई हर व्यक्ति के क्या तो फैटी लीवर है, खाना उसका मतलब उसको गैस बन रहा है या मोशन नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या कारण क्या है? फैटी लीवर का कारण भी एक मुख्य कारण तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का हाई हो जाना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई होने से भी फैटी लीवर हो रहा है। ज़्यादा मात्रा में जो हम लोग तेल वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें खा रहे हैं या ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, इससे भी फैटी लीवर होता है। हमारे बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड, एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, ये जब बढ़ता है तो जाके लीवर में डिपॉजिट होता है, उससे लीवर फैटी हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड भी बहुत बड़ा कारण है। हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आराम वाला जीवन है, हम लोग व्यायाम नहीं कर रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, रात में देर से भोजन कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से भी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। फैटी लीवर होगा तो थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम आएंगी ही, जैसे गैस बनना और ये सब समस्याएं। जब ये बढ़ जाता है फैटी लीवर, तो बढ़ते हुए ये सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है, लीवर फेल्योर भी हो जाता है कई बार फैटी लीवर बढ़ने से। और ये बड़ी तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है। फैटी लीवर तो बहुत सामान्य हो गया, बहुत लोगों को है। और लीवर फैटी होने के कारण जो लोग नशा नहीं भी कर रहे हैं, उनका भी लीवर फेल्योर हो रहा है कई बार। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपना लाइफस्टाइल सुधारें। कैसे मतलब पहचान कैसे पाए? फैटी लीवर को सामान्य रूप से पहचानना थोड़ा मुश्किल है। फैटी लीवर कई बार दुबले पतले आदमी को भी फैटी लीवर है। जो लोग नशा नहीं कर रहे हैं, शराब पीने से तो फैटी लीवर बहुत कॉमन है, लेकिन जो लोग दुबले पतले हैं लेकिन कोई शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, तो उनको फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर में गैस बनना एक सामान्य लक्षण है, पेट में भारीपन लगना, खासकर हमारे दाएं तरफ पसली के नीचे जहां लीवर होता है, उस जगह एक भारीपन का एहसास होता है। और लगातार कुछ रोगी आके बोलते हैं कि यहाँ से लेकर कई बार ये बाएं तरफ तक चला जाता है, क्योंकि लीवर हमारा मुख्य रूप से दाएं तरफ है, राइट साइड है, लेकिन वो लेफ्ट तरफ फैला हुआ है। तो लेफ़्ट साइड भी जाके वो कई बार भारीपन महसूस करता है, हल्का हल्का मीठा मीठा पेट में दर्द हमेशा बना रहता है। तो ये कुछ लक्षण रहते हैं। पेट साफ़ नहीं होना, कई बार मोशन जाना, ये कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं। फिर उसको जांच करके पता किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो होती है पेट की, उससे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि फैटी लीवर है। आदमी कैसे एक स्वस्थ रहने का, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए क्या करना होगा आपके हिसाब से? इसलिए सबसे बड़ी आजकल चिंता है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना हो? कैसे आदमी स्वस्थ रहे, कैसे लंबे जीवन जिए, ये सबसे बड़ी आजकल हम लोगों के लिए चुनौती है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले जो हमें करना है, 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। आहार, निद्रा। आहार लेना है मतलब अच्छा बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में क्या है कि हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा। मुख्य रूप से हमारा जो भोजन है उसमें 3 पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा। कार्बोहाइड्रेट किस में है? सबसे ज़्यादा तो होता है चीनी, गुड़, मिश्री, मीठी चीज़ों में। इसके अलावा दूध में पर्याप्त मात्रा में है, आलू में बहुत ज़्यादा होता है, और अनाज में भी है। तो अब क्या करना होगा कि चूँकि अब तो हम कहीं जाना है हमको, तो हम पहले तो पैदल भी जाते थे, साइकिल से भी जाते थे, घोड़ा से जाते थे, कैसे भी जाते, श्रम होता था। अब वो श्रम नहीं हो रहा, हम गाड़ियों से जा रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों, घर में भी जो काम हो रहे हैं मशीन की मदद से कर ले रहे हैं। तो हमें अब कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत कम है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है, तुरंत उसको खाने के बाद पचकर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ नहीं रही है जितना हम खा रहे हैं। लेकिन स्वाद में जो हमारे भारतीय व्यंजन हैं, वो कार्बोहाइड्रेट वाले ही चीज़ें थोड़ा स्वादिष्ट ज़्यादा लगती हैं। हम लोग की आदत में आ गया है, तो हम लोग वो खाते ज़्यादा हैं। तो थोड़ा वो चेंज करना होगा। हमें अनाज कम खाने होंगे, मीठा तो जहाँ तक हो सके त्याग दें। मीठा बहुत कम खाएं। बहुत मन करता है तो थोड़ा गुड़, थोड़ी मिश्री, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, मोटापा नहीं है, फैटी लीवर नहीं है, वो खाएं, वो भी कम मात्रा में खाएं। जिनको थोड़ा भी वजन ज़्यादा है या फैटी लीवर है, डायबिटीज़ है, वो तो पूरी तरह से त्याग करें। तो मीठा एक तो बिल्कुल कम करें। दूध का सामान, अगर देसी गाय का दूध मिल रहा है तो दूध पिए, नहीं तो दूध का सेवन छोड़ें।
आलू जहाँ तक हो, दूध भी खतरनाक है। दूध खतरनाक हो सकता है अगर घरों में दूध आ रहा है पैकेट वाला या ऐसे भी वो जो सप्लाई कर रहा है वो कितना सुरक्षित है? दूध में हमें ये देखना होगा। देसी नस्ल की गाय का दूध अच्छा है। मेडिकली देखा जाए तो दो तरह के दूध होते हैं, A1 और A2। तो A1 दूध जो है देसी नस्ल की गायों का दूध है, और कुछ भैंस हैं जैसे कि मुर्रा भैंस होती है जिसकी गोल सींग वाली भैंस, तो कुछ भैंसों का दूध भी A1 A2 कैटेगरी में रखा गया। तो जो A2 कैटेगरी का दूध है वो अच्छा है, देसी नस्ल की गाय का दूध और कुछ भैंसों का दूध। भैंस में हालांकि थोड़ा फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, पर जितनी विदेशी नस्ल की गाय का दूध है वो सभी A1 कैटेगरी में रखा गया। नाम से लगता है कि A1 ज़्यादा अच्छा है, पर नहीं, A1 ही शरीर के लिए हानिकारक है। तो A1 दूध से बचना चाहिए, मतलब विदेशी नस्ल की गायों के दूध से बचना चाहिए। और दूध का सेवन संयमित ही करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा वहाँ से मिल जाता है और हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत कम है। हमें सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, सलाद ज़्यादा खाना चाहिए, फल ज़्यादा खाना चाहिए, और पोर्शन में उसमें जैसे हम खाने की थाली में रखें तो सलाद ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा मात्रा में सलाद दिखे, उससे कम सब्जी हो जिसमें आलू ना हो, उससे कम फिर हमारा चावल दाल या रोटी हो। तो अनाज कम करके अगर हम सब्जी सलाद पे ज़्यादा फोकस करेंगे और दिन में 3 बार ही खाएंगे, जिसमें एक बार सुबह का नाश्ता थोड़ा जल्दी हो, 8 बजे तक कम से कम नाश्ता हो जाए, दोपहर का भोजन कम से कम 1 बजे तक हो जाए, और रात का भोजन अगर सूरज ढलते ढलते हो जाए 6:30 7 बजे तक अगर हो जा रहा है तो हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हो रहा उल्टा है, इसलिए कि लाइफ स्टाइल 10 से 11 बजे लोग सुबह जब दफ्तर जाना है तब वो नाश्ता होना, फिर से 2 से 3 के बीच में जो है लंच होता है, और रात के 9 तो कर ले तो 9 या 10 बजे तब तक तो लगता है कि स्टैंडर्ड टाइम है। ये हमारा मुझे लगता है कि इस तरीके से ज़्यादातर हमारे घरों में, भारतीय घरों में ऐसा ही हो रहा। आपने कहा कि चीनी कितना खतरनाक है, और इसके बाद हम दूध की बात करेंगे। चीनी, देखिए चीनी मेडिकली उसको सुक्रोज बोला जाता है। अगर हम देखें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक पैमाना होता है कि इसमें कितना शुगर रिलीज़ होगा, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 के आसपास होता है। तो 65 ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड हम लोग खाते हैं, जो लोग ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, तो जाके हमारे बॉडी में स्टोर होगा, लीवर में स्टोर होगा तो फैटी लीवर करेगा, ब्लड में जाएगा और ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो, और लगातार बढ़ेगा तो फिर हो सकता है आगे चल के डायबिटीज़ भी हो, हार्ट की बीमारी करेगा, मोटापा करेगा। तो इसलिए चीनी से तो बचना चाहिए। चीनी में जो कई तरह की चीनी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो सामान्य रूप से हमें किराने की दुकान में मिलती है सफ़ेद वाली चीनी, उसको केमिकली साफ़ किया जाता है, सफ़ेद किया जाता है। तो वो जो केमिकल्स हैं वो भी शरीर के लिए बड़े हानिकारक हैं। कुछ चीनी आती है जैसे ब्राउन शुगर, जो बूरा बोलते हैं या खांड बोलते हैं, ये जो शुगर आती है जो हमारे पहले हमारे भारत में खाई जाती थी, आज भी उपलब्ध हो रही हैं। जी, शक्कर बोल के बोल रहे हैं। तो ये जो चीनी है ये तुलनात्मक रूप से कम शुगर रिलीज़ करती हैं और तुलनात्मक रूप से थोड़ा सेफ़ हैं, तो वो कभी खाना हो तो वो खा सकते हैं। या फिर गुड़ में भी 2 तरह के गुड़ हैं इस समय। एक तो केमिकल से साफ़ करके उसको बिल्कुल क्लीन, थोड़ा हल्का रंग कर देते हैं। एक जो डार्क रंग का गुड़ आता है, सामान्यतः उसमें केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते। तो जो देसी गुड़ है हमारा, उसको खाना चाहिए अगर खाना भी है तो, और कम मात्रा में खाना चाहिए। गेहूँ की रोटी को लेकर ही बहुत सारा आजकल ये आ रहा है, रील आते हैं, एक्सपर्ट की राय आती है कि भाई जो गेहूँ है, देखिए ये तो आया है विदेश से, और जब से आए हैं तब से लोगों का गैस का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, शुगर हो गया। आप लोग गेहूँ को किस तरीके से देखते हैं? गेहूं में एक तत्व होता है ग्लूटिन। ग्लूटिन के कारण गेहूं थोड़ा ज़्यादा हानिकारक है बाकी अनाजों से। तो फिर रोटी आदमी क्या करे? रोटी जो हम लोग आज से 3 पुश्त पहले, 3 जनरेशन पहले जो खाई जाती थी, हम लोग खाते थे ज्वार की, बाजरा की रोटी, मकई की रोटी, इस तरह के जो अनाज हैं ये हम ज़्यादा खाते थे, इसकी ही रोटी खाई जाती थी। तो ज्वार बाजरा मकई की रोटी ज़्यादा अच्छी है, या जौ की रोटी अच्छी है, लेकिन गेहूं की रोटी इतनी अच्छी नहीं है। तो जितना हो सके गेहूं खाने से बचें, क्योंकि गेहूं और दूध 2 ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम अपने आहार से निकाल दें तो बहुत सारी बीमारियां, खासकर जैसे जो हम लोग अभी डिस्कस किए, डायबिटीज़ या मोटापा या फैटी लीवर, हार्ट की बीमारी, ये काफ़ी कम हो जाएंगी। तो गेहूं से अच्छा है कि हम दूसरे अनाज खाएं, वो उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, ग्लूटिन की मात्रा काफ़ी कम होती है, और कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है। वो स्लोली पचते हैं, स्लोली शुगर रिलीज़ करते हैं। और दूसरे अनाज अभी ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड भी नहीं आए हैं, जो GMO होते हैं, तो ज़्यादा उसमें आए भी नहीं है, तो वो हमारे लिए शरीर के स्वास्थ्य के लिए बड़े अच्छे हैं। मेरा सवाल ये है कि हालांकि इस पर हम लोगों ने उपाय अभी तक बीमारियों पर ही चर्चा कर रहे थे, आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या स्वस्थ रहने के लिए कौन सा रूटीन या दिनचर्या हम लोग अपनाएं, या रूटीन ऐसा हो या खाने का जिससे कि आप फॉलो करते हैं या लोगों को बताना चाहेंगे? आयुर्वेद में देखिए, जो मैंने पहले बोला कि आयुर्वेद एक जीवन शैली है। आयुर्वेद का जहाँ वर्णन मिलता है, तो आयुर्वेद में सुबह हमें कितने बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मतलब हमें लगभग 4 बजे के आसपास उठना चाहिए।
और फिर कैसे हमें स्नान करना है, हमें नख कर्तन करना है, नाखून काटने हैं, मतलब वो भी हमारी बीमारी से रिलेटेड है। सुबह स्नान करके नाक में जो हम लोग तेल डालते थे, अगर याद हो आपको, कोरोना टाइम में हम लोगों ने बहुत नाक में तेल डाला, वो आयुर्वेद में नस्य उसको बोलते हैं, उसको रोज़ करने को बोला जाता है। तो नस्य करके और फिर स्नान आदि करके हमें तब भोजन करने की सलाह दी जाती है। इसमें व्यायाम भी शामिल है, तो व्यायाम भी करना चाहिए हमें। व्यायाम कितना करना चाहिए उसके बारे में बहुत वर्णन है डिटेल में। बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हालांकि आजकल हर कोई वॉक कर रहा है 45 मिनट 40 मिनट। कई लोगों का कहना है कि भाई वॉक करने से ज़्यादा फायदेमंद आपका योगा है, योग करना। आप क्या रिकमेंड करेंगे? योग करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, योग जो है, योग में भी बहुत सारी विधाएं हैं। एक प्राणायाम है जो हम बैठकर सामान्य रूप से जो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत, कपालभाति करते हैं, ये प्राणायाम हो गए। इसमें बहुत तरह के आसन हैं, बहुत तरह की जो हम लोग दंड बैठक लगाते हैं, ये भी योग में शामिल है। और बहुत तरह की जॉगिंग अगर हम देखेंगे, स्वामी रामदेव जी पतंजलि में दिखाते हैं रोज़ यौगिक जॉगिंग, आप एक जगह खड़े होकर भी जॉगिंग करते हैं, ये सब चीज़ें भी हैं शामिल। तो योग जो प्राणायाम है, ध्यान है, इससे हमारी मानसिक रूप से जो हमें शांति मिलती है, जो हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या मानसिक जो हमें स्ट्रेस है, उसके चलते जो बीमारियां होती हैं उस पर रोकथाम करता है। लेकिन जो वॉकिंग है एक तरह की कार्डियो एक्सरसाइज है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, सभी मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ाने का अच्छा काम करती है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है, जिसको लोग आज जिम का भी रूप देते हैं, या हम उसको हम देखें तो हमारे अखाड़ों में भी होती थी, या योग में भी बहुत सारी हम लोग दंड बैठक लगाते हैं, वर्जिश बोलते हैं, पुशअप जो लगाते थे, अलग अलग तरह के दंड हैं। तो ये सब करने से हमारी मसल्स मजबूत होती हैं। तो हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी जरूरी है, जो हम वर्जिश बोल रहे हैं या जो दंड बैठक वगैरह बोल रहे हैं। वॉकिंग भी ज़रूरी है, वो हमारे बॉडी को बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स भी सिक्रीट कराती है, मसल्स के लिए भी अच्छी, ऑर्गन्स के लिए भी। और जो प्राणायाम है, ये हमारे मानसिक रूप से जितने रोग होते हैं या हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा। तो सब कुछ अगर कंबाइन करके कर रहे हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन वॉकिंग के साथ आपको योग भी करना चाहिए, करना जी बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ कंबाइन करते हैं तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। खासकर जो 40 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जैसे ही 40 वर्ष के ऊपर फिर धीरे धीरे मसल लॉस होने लगता है, मांसपेशियों की कमी आती है। तो जी, और मसल्स कम होंगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी उससे रिलेटेड। तो मसल्स को मजबूत रखने के लिए भी, मसल्स कम ना हो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम थोड़ा वर्जिश जो करते हैं, जो दंड बैठक है या कुछ जिम वाली एक्सरसाइज हैं, इस टाइप की एक्सरसाइज भी ज़रूरी हो जाती हैं और वो करना भी चाहिए। एक बीमारी जो बड़े भारत में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और महामारी के रूप लेने वाली है, वो है कैंसर। इस शब्द को आते ही हर आदमी डर जाता है। कैसे बचा जाए, और आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है? इसलिए कि हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें आयुर्वेद में लोग कहते हैं कि भाई आप जो है इसका इलाज है, जो अंग्रेज़ी डॉक्टर्स नहीं हो तो वो यहाँ पर किया जा सकता। और एक बड़ा चर्चा हुआ इसके मामले में, जो क्रिकेटर हैं सिद्धू, उनकी पत्नी को हुई थी और उन्होंने कई चीज़ें बताई कि देखिए मैंने आयुर्वेद का ये चीज़ अपनाकर जो है हमने कैंसर को हरा दिया। उस पर हालांकि विवाद हुआ, आप अगर उस वीडियोस को देखें होंगे, उन्होंने सुबह से रात तक अपनी वो रूटीन, ये कैसे हमने कैंसर को आयुर्वेद को अपनाकर या अपने भारतीय जो चीज़ों को अपनाकर, जड़ी बूटी को अपनाकर हमने। आपका इस पर क्या है? कैंसर देखिए अभी जिस गति से बढ़ रहा है, रोगियों, बहुत अधिक रोगी आ रहे हैं। पहले के समय में भी रोगी होते थे और काफ़ी पुरानी आयुर्वेद की पुस्तकों में कर्कटार्बुद करके, कर्कटार्बुद कैंसर का ही आयुर्वेद नाम है, तो कर्कटार्बुद करके इसका वर्णन आता है और तब से ही कैंसर का इलाज आयुर्वेद में उपलब्ध है। लेकिन कैंसर का इलाज आज भी किसी भी पैथी में बहुत अच्छा नहीं है। लगभग 20% से कम ही रोगी कैंसर के पूरी दुनिया में ठीक हो पा रहे हैं। तो आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इस पर बहुत रिसर्च भी चल रही है और बहुत सारे रोगी ठीक भी हो रहे हैं। पर अगर ये बोला जाए कि आयुर्वेद में ही सब रोगी ठीक हो रहे हैं, ये भी गलत है। किसी भी पैथी में 20% से ज़्यादा की रिकवरी रेट नहीं मिला है। अभी सब पैथी में इस पर रिसर्च चल रहा है और सब कोई इस पर प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को लाभ देने का। मैंने जो अपना अनुभव किया, मेरा जो अभी चिकित्सा अनुभव है 24 साल का, उसमें मैंने ये अनुभव किया कि अगर कोई व्यक्ति एलोपैथ इलाज करा रहा है, एलोपैथ से भी कैंसर में फ़ायदा हो रहा है, ये कहना गलत है कि हाँ नहीं कीमोथेरेपी से नुकसान है। नुकसान तो होते हैं पर फ़ायदे भी हैं, है ना। तो अगर हम दोनों चीज़ों को देखें तो किसी का पहले जीवन बचाना है तो हाँ, सब पैथी अगर मिला के कोई करता है उसकी रिकवरी रेट ज़्यादा है। जो लोग कीमोथेरेपी भी ले रहे हैं, साथ में आयुर्वेद चिकित्सा भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने अपनी डाइट भी सुधारी है
वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं। वो पेशेंट्स का अगर देखा जाए तो इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई है, भारत से बाहर भी जो दुनिया के बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, चूँकि मैं पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ, पतंजलि में आके उन्होंने बहुत सारे योग टीचर्स को बुलाया, वहाँ पे बहुत सारे जो आहार विशेषज्ञ हैं उनको बुला के ले गए हैं, और अपने यहाँ अपने हॉस्पिटल्स में विदेशों में कोलैबोरेट करके इनके पतंजलि के साथ उन्होंने इलाज करके देखा कि भाई कितना फ़ायदा होता है। तो नो डाउट अगर हम लोग कंबाइंड थेरेपी लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लाभ है। अब इसमें ये होता है कि लोगों का ईगो हर्ट होता है, कई सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स का भी, कई सारे एलोपैथ डॉक्टर्स का भी, कि नहीं हम आयुर्वेद दे रहे हैं तो आयुर्वेद का ही इलाज करो, या एलोपैथ दे रहे हैं तो एलोपैथ का। पर अगर देखा जाए तो सभी पैथी में कुछ कुछ लाभ है, और अगर कंबाइंड थेरेपी हो रही है तो नो डाउट ज़्यादा लाभ मिल रहा है। बचाव कैसे हुआ, बचे कैसे इससे, सबसे बड़ा सवाल है कि बचे कैसे। बचने के लिए देखिए, कैंसर के सेल्स लगभग हर व्यक्ति के शरीर में कभी न कभी बनते हैं, कभी न कभी व्यक्ति के सेल, कभी न कभी मुझे भी हो सकता है कुछ कैंसर के सेल्स बने होंगे, कुछ आपको भी बने होंगे, लेकिन वो अपने से बॉडी ने उसको ठीक कर लिया। तो और कभी उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया तो बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, देखिए एक साइंटिफिक स्टडी है, ये बोलती है कि अगर हमारा बॉडी का पीएच हाई रहे, बॉडी अल्कलाइन रहेगी, तो उसमें कैंसर सेल्स ग्रो नहीं करते। तो पहले तो अपने बॉडी की अम्लीयता, एसिडिटी को कम करें, बॉडी का जो पीएच है उसको बैलेंस रखें। पीएच बैलेंस रखने के लिए क्या ज़रूरी है, बॉडी के सर्केडियम रिदम को सही करना होगा, सुबह जल्दी उठ के शाम को रात को जल्दी सोना होगा, भोजन सुधारना होगा। खाने में जो हम लोग खा रहे हैं बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह, ये सब एसिडिक होते हैं, इन सब का पीएच बड़ा लो होता है, 5.5 पीएच के आसपास का फूड हो जाता है ये। जबकि अगर हम 7 पीएच या 7 पीएच से ऊपर का भोजन, जैसे जो हाफ कुक्ड फूड हुआ, सब्जियां खा रहे हैं तो उसको पूरा भूंज कर उसके न्यूट्रिशन को ख़त्म ना करें, कम पकाया हुआ सब्जी हो गई, सलाद हो गया, फल हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, इनका पीएच हाई होता है। ये सब अल्कलाइन फूड हैं। अगर हम अल्कलाइन फूड ले रहे हैं तो हमें कैंसर होने के चांसेस कम हैं। पानी जो हम पी रहे हैं, देखिए अभी अगर हम लोग ज़्यादातर लोग शहरी जीवन जो जी रहे हैं, शहर में ज़्यादातर जगह म्यूनसिपैलिटी का सप्लाई होता है, पानी का नगर निगम का होता है, तो जो सप्लाई वाटर होता है वो स्टैंडर्ड उसका मेंटेन रखा गया है, 7 पीएच के आसपास का पानी सप्लाई करते हैं। उसमें जब हम आरओ की मशीन लगा लेते हैं उसका पीएच ड्रॉप कर जाता है, वो 5.5 के आसपास पीएच आया। तो 5.5 पीएच का अगर पानी पियेंगे तो मुश्किल होगा, उससे भी वो हम अल्कलाइन बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अगर हम आरओ लगाना ही है, मजबूरी है हमारी आरओ लगाना, वैसे तो यूवी फिल्टर लगाएं, यूवी फिल्टर ज़्यादा अच्छा है, या फिर वाटर फिल्टर क्या होता है? यूवी फिल्टर में जो पानी में जो बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया वगैरह हैं, फंगस वगैरह, उसको किल कर देता है, लेकिन उसका पीएच नहीं घटाता। जब आरओ फिल्टर होता है तो आरओ में क्या होता है कि उसका पीएच घट जाता है। अब लो पीएच वाला पानी पियेंगे हम और रोज़ पियेंगे तो बॉडी का अल्कलिनिटी कम होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं कैंसर का कारक हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हम फिर या तो आरओ लग गया है घर में, अब जैसे आपके बहुत सारे दर्शक सुनेंगे इनको, तो उनको लगेगा कि आरओ का क्या घरों में लगा है। 99% लोगों ने आरओ लगाया है, हम सब ने लगाया है, तो उसके बिना पानी आप पी नहीं सकते जी। तो बहुत लोग क्या है, जो चूँकि शहर में पानी वैसे तो लगभग साफ़ आता है, लेकिन जो अपार्टमेंट्स पे रह रहे हैं, ऊपर उनके टैंक में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो कभी पानी आएगा दुर्गंध आ रहा है, इसलिए कि पानी नदी है ही नहीं, आपने वही पानी सप्लाई हो रहा है, कितना भी उसमें आप ब्लीचिंग डाल लीजिए, लेकिन इसके बाद भी उसका दुर्गंध नहीं जाता। तो उसके लिए या तो यूवी फिल्टर लगाएं पानी, अगर आरओ लगाना ही है या आरओ लग गया है तो उसमें एक पीएच बैलेंस किट आती है जो वाटर फिल्टर के अंदर लग जाती है, बहुत छोटे सा जगह लेती है, वो लगभग 1000-1200 रुपये और खर्च करने होंगे। एक पीएच बैलेंस किट लगा लें ताकि वो जो आरओ वाला पानी है जिसका पीएच कम हो गया, वापस से वो पीएच सामान्य पानी जितना 7 के आसपास कर देती है, वो कर देती है। कारगर है वो कारगर है। इसलिए कंपनियां आजकल प्रचार के नाम पर बहुत सारी चीज़ें लगा देती हैं, लेकिन कारगर कितना है उस पर। चूँकि मैं भी यहाँ शहर में ही रह रहा हूँ, मैंने भी आरओ मशीन पानी पिया है, और फिर मैंने एक बार पीएच चेक करने के लिए मुझे सुविधा मिली मैं मशीन की, तो मैंने चेक करवा के देखा पीएच कम था, फिर मैंने पीएच बैलेंस किट लगवाई और किट लगवा के फिर चेक किया। तो जानकारी है, साफ किया और कोशिश किया जाएगा। अब बता रहे थे कि क्या क्या, जिससे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कैंसर को लेकर, क्या बचाव, कोई फूड ऐसा जैसे कहा जा रहा है कि आंवला खाइए, एलोवेरा ये करिए, बहुत कुछ आज सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, बताया जा रहा है, लोग उपाय भी मतलब वो कर रहे हैं, कितना ये सब चीज़ें कारगर हैं? देखिए, जो भी फूड अल्कलाइन होगा वो बॉडी के लिए अच्छा है। अल्कलाइन वाटर बनाने का भी आजकल विधि चल रहा है, क्या आपके पास भी कोई सूत्र है? अल्कलाइन वाटर के लिए तो पतंजलि ने अभी जो रिसर्च पेपर भी उसका सबमिट किया है, यज्ञ करके, यज्ञ की जो राख है, यज्ञ की राख को पानी में डालकर
और फिर पानी में रात भर रख दिया और सुबह उसको छान के उसका पानी का अल्कलिनिटी चेक की, पीएच चेक किया, तो वो अल्कलाइन हो जाता है। तो ये तो किया जा सकता है। घर में जो सामान्य रूप से कर सकते हैं हम लोग, खीरा मिल जाता है आसानी से, अगर यज्ञ नहीं कर सक रहे हैं, खीरे के कुछ स्लाइस अगर हम घड़े में डाल दें या हम जार में छील कर डालना है कि ऐसे ही मतलब छील के धो के डाल दें, और तो वो भी उसको, चूँकि खीरा बहुत अल्कलाइन होता है तो वो पानी को अल्कलाइन कर देता है। या फिर एक और इजी तरीका है कि जो खाने का मीठा सोडा आता है, 3 चुटकी मीठा सोडा अगर हम 1 लीटर पानी में डाल के उसको मिला लें, हिला लें, तो वो भी अल्कलाइन हो जाता है। पर मीठा सोडा से अच्छा विकल्प है खीरा या यज्ञ की राख, या रोज बदलना होगा। रोज़ बदलना होगा, नहीं तो उसमें फंगस ग्रो कर जाएंगे। दूसरा है घड़े का पानी। घड़े का पानी अगर सामान्य पीएच का पानी है, उसमें घड़े में हम डाल देते हैं, मिट्टी के घड़े में, तो उसका पीएच बढ़ के 7.8 के आसपास आ जाता है, मतलब वो अल्कलाइन वैसे भी हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से हम सिर्फ घड़े का पानी भी अगर पी रहे हैं तो वो थोड़ा सा अल्कलाइन है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह हम लोग पानी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। एक चीज़ काफ़ी हम देख रहे हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड और ड्रिंक बनाया जा रहा है, ये क्या है? काफ़ी कुछ, और क्या चीज़ में ये फ़ायदेमंद? प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक पे देखिए इसकी मार्केटिंग भी बहुत हो रही है, कहीं कहीं ये फ़ायदेमंद भी है। अब हम लोग सामान्य रूप से देखें, अगर हम लोग दवाओं में देखेंगे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक तो महंगा हो जाता है। सामान्य रूप से देखें, जितना साउथ इंडियन फूड है, इडली है, डोसा है, उत्तपम है, मतलब जिसमें फर्मेंटेशन किया, गुजराती लोग खाते हैं ढोकला, ये फर्मेंटेशन करके, जिसमें मतलब खमीर मिलाकर उसको कुछ घंटे जो एक दिन छोड़ देते हैं। जी हाँ, जो खमीर जिसमें उत्पन्न होती है, तो ये सब में प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे इसलिए हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के लिए बड़े उपयोगी हैं, तो उनको ये प्री प्रोबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको अच्छा काम करने के लिए। तो हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और वो बॉडी के लिए बहुत उपयोगी हैं, हेल्दी बैक्टीरिया हैं हमारे लिए, तो उनको ज़िंदा रखने के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की ज़रूरत है। सामान्य रूप से अगर नेचुरल रूप से कहें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है शतावर। तो शतावर भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। शतावर का चूर्ण मिलता है बाज़ार में, अगर वो भी आधा चम्मच सुबह शाम खा रहे हैं तो वो भी अच्छा एक प्री प्रोबायोटिक का काम करता है। दही है, दही बहुत अच्छा है इसके लिए, अगर नेचुरल रूप से घर का जमाया हुआ दही है तो इसमें बड़ा कारगर है। तो इस तरह से हम लोग इसका सेवन करके थोड़ा अपने बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, उसको जीवित रख सकते हैं, वो उनसे अच्छा काम ले सकते हैं। वो स्वस्थ रहेंगे तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। एक चीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे, काफ़ी उसकी वर्णन होती है आयुर्वेद में, त्रिफला। क्या त्रिफला जो चूर्ण है या वो सिर्फ पेट साफ करने के लिए है या उसका और कुछ उपयोगिता है? किस तरीके से आप लोग आयुर्वेद में इस्तेमाल? त्रिफला का वर्णन लगभग 1200 साल पहले की किताबों में मिल जाएगा। चरक संहिता में इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। और त्रिफला को त्रिफला नहीं बोला गया, उसमें बोला गया त्रिफला रसायन। रसायन मतलब केमिकल नहीं, रसायन वर्ड यूज़ किया जाता है आयुर्वेद में, जो हम कह सकते हैं मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स जो चीज़ें होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स और विटामिन हैं शरीर के लिए उपयोगी। तो त्रिफला का वर्णन त्रिफला रसायन के रूप में आया। उसमें 3 फल मिले हैं, इसलिए त्रि मतलब 3 और फल हैं, इसलिए उसका नाम त्रिफला रखा गया। इसमें आंवला है, आंवला सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे। 2 और फल हैं, हरड़ और बहेड़ा। तो ये पेट साफ करने के लिए इसका बनाया ही नहीं गया था, ये हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हैं, नेचुरल रूप से बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हैं, इसको हर स्वस्थ व्यक्ति रोज़ सेवन कर सकता है। कैसे करें, उसका विधि क्या होना चाहिए? त्रिफला को देखिए, सामान्य रूप से अगर हम 3 ग्राम जितना त्रिफला चूर्ण रोज़ सेवन करते हैं, वो किसी भी समय किया जा सकता है। सबसे अच्छा समय होता है रात के भोजन के बाद सेवन कर लें। वो पेट साफ करने की दवा नहीं है, पेट भी साफ रहता है उससे, वो माइल्ड लग्जेटिव है। तो ऐसे माइल्ड लग्जेटिव आप कुछ भी साग खाएंगे वो भी है, कुछ भी अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं वो भी लग्जेटिव है, पर वो एक्चुअली उसकी दवा नहीं है। तो त्रिफला खाने से हमारा चूँकि गट बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, इसीलिए वो पेट थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो हम उसको कह देते हैं कि पेट साफ करने की दवा है। मूल रूप से त्रिफला मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल एक प्रोडक्ट है, और इसका उस रूप पे ही हम लोग ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। जो लोग जितने भी तरह की इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं या ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उनमें सब में त्रिफला का हम लोग उपयोग करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर किसी व्यक्ति का पूरा शहरी जो जीवन है, पाचन तंत्र पूरा हिला है, जिस तरीके का आजकल ज़्यादातर लोगों का, इसलिए घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, भागम भाग है, खाने की ये नहीं है, तो वो एक 25-30 की एज में आते आते जो है वो, इसलिए वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आयुर्वेद कहाँ से उसकी शुरुआत करेगा? इसलिए कि अभी तो क्या होता है, गैस हो रहा है, दवाई दे दिया, एलोपैथिक में ये हो रहा है, इसका प्रॉब्लम है, अच्छा एंजाइम ठीक नहीं, आप ये खा लो।
लेकिन उससे चीज़ें और धीरे 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 खराब होती जा रही हैं, बल्कि वो क्योर नहीं हो रहा। आप लोग इस चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आयुर्वेद में हम लोग तो योग के बारे में बताते हैं। अगर समय है तो कम से कम आधा घंटा शरीर को दें, 15 मिनट प्राणायाम कर लें, 15 मिनट श्रम वाली एक्सरसाइज, सश्रम एक्सरसाइज, जैसे अब दंड बैठक है या दौड़ना है, इस टाइप की कुछ एक्सरसाइज कर लें तो ये ज़रूरी है। इससे हमारे बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स ज़्यादा बेहतर काम करने लगते हैं। हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्रेन तो ये अच्छे काम करने लगते हैं। भोजन के रूप में अगर आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद में भी ये वर्णन है कि आप पूरा भरपेट ना खाएँ, भरपेट ना खाएं। अगर पेट के 3 हिस्से करें तो एक हिस्सा हमको भोजन करना चाहिए, एक हिस्सा जल होना चाहिए और एक हिस्सा खाली होना चाहिए। मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन ना करें। ये भी आयुर्वेद में बहुत पहले से वर्णन इसका चल रहा है। तो एक भोजन कम मात्रा में खाएं, फिर साबुत अनाज खाएं, या हम जो खाना खाते हैं उसमें जब भागदौड़ वाले जीवन में भी तो हम चॉइस कर सकते हैं कि हाँ भाई, हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाएंगे, पैकेट वाले सामान खाने से बचेंगे। जो हमें नेचुरल रूप से मिल जा रहा है, बाहर हैं तो फल खा लें, सलाद मिल जाएगा। जो रेस्टोरेंट हैं उनमें भी सलाद मिलता है, अच्छी सब्जियां भी मिलती हैं, दलिया भी मिलता है, खिचड़ी भी मिलती है, दाल चावल भी मिलता है ना। तो हम क्यों ज़्यादा उसको फैंसी आइटम जो हमें लगेगा कि आज के हिसाब से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, उसके ओर ना हम प्रेरित होकर अगर हम ज़्यादा हेल्दी फूड खाते हैं तो वो निश्चित रूप से आयुर्वेद नहीं, वो एक सामान्य रूप से ही सबके लिए अच्छा है। तो आयुर्वेद में तो वैसे ही मैंने बोला कि वो एक जीवन शैली है। अच्छा, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो वो स्वस्थ रहेंगे ही। थोड़ा सा व्यायाम करेंगे उससे भी स्वास्थ्य मिलेगा। नींद अच्छी लेनी चाहिए, नींद अच्छी लेंगे तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमें कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी है, वो कभी भी पूरी करें। कोई नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो दिन में सोएं, लेकिन नींद पूरी लें। तो ये सब अगर कर रहे हैं तो वो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब से आज हमने बहुत सारी बातें जानी और आयुर्वेद को अपनाकर किस तरीके से स्वस्थ जीवन अपनाया जा सकता है। फिर किसी एपिसोड में आज हालांकि बहुत सारी इन्होंने बातें हमें शुगर वो कैसे से डायबिटीज़ को मैनेज करना है और आयुर्वेद में किस तरीके से जो रिवर्सल शुगर डायबिटीज़ है कि रिवर्स हो सकता है, उस पर हमने बातचीत की। हमने जो आज के लीवर को लेकर आप पाचन की प्रक्रिया है, गैस बनती, इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की। तो इन तमाम चीज़ों को ये करने के लिए आप हेल्थ संवाद और सोशल संवाद को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आयुर्वेद में हमें जानना और समझने की ज़रूरत है, उसे अपनाना ज़रूरत है। इसलिए कि अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो आयुर्वेद की तरफ ही जाना होगा। और आयुर्वेद में केवल आपका एक बड़ा ही लंबा चौड़ा ये है, उसमें योगा भी है, उसमें आपका दवाइयाँ भी, उसमें जड़ी बूटी भी, बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। तो आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।